सो ये सेमिनार जो है आज का वैकल्पिक विषय या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने कुछ टिप्स देने आज आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या इसमें आएगा, यूपीएससी में इसका क्या रेलेवेंस है ऑप्शनल का, क्यों आपको तैयार और कब आपको तैयार करना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स आई विल बी टेकिंग टुडे। सो अगर आप आईएएस मेंस की बात करें, प्रीलिम्स आप क्लियर कर चुके हैं, मैं मानता हूं कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, एंड देन इन योर मेंस यू हैव दीज फॉलोइंग थिंग्स। ऐसे पेपर है तो आपका, अब मैं इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। GS1, GS2, GS3, GS4, and then your optional paper 1 and paper 2. So these are the main components of your mains examination. आपकी मेंस एग्जामिनेशन के ये 4-5 कंपोनेंट हैं। देखो, इंडिपेंडेंटली ऐसे पेपर अलग होता है, GS 1, 2, 3, 4 अलग होते हैं और ऑप्शनल अलग होता है। अलग अलग दिन आपको देने होते हैं, अलग अलग से तरीके से आप तैयारी करते हैं, अलग बुक्स हैं, अलग नोट्स हैं, सब कुछ अलग है। बट अगर ऐसा कुछ मुझे मिल जाए कि जो इन सब का मिश्रण, अगर मैं इन सब की तैयारी कर रहा हूं तो इसकी तैयारी हो, और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो इन सब की तैयारी हो, दैट वुड बी सोने पे सुहागा। इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम क्रूशियल जो यूपीएससी की प्रेपरेशन में जाता है वो बच जाता है। दूसरी चीज, अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट ही यहां से करता हूं कि लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। इस बार ऐसे में 130 एवरेज गए हैं, ऑन एन एवरेज 130 मार्क्स। अब ये मार्क्स कंपैरेटिव होते हैं। अगर मेरे स्टूडेंट रुद्राक्ष के या शिवानी के आई थिंक 140 हैं, अगर उनके 130 140 आज से 5 साल पहले आए होते, मैं बोलता बड़े गंदे नंबर है, लेकिन आज उनके 130 आए हैं तो इस पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब हमें रिलेटिव मार्क्स देखने होते हैं, हमें अलग से कंपार्टमेंटलाइज करके परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती। अब आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली एक बार ऐसा हुआ था जब ऐसे में बहुत नंबर दिए यूपीएससी ने तो 160-60 नंबर भी एवरेज आ रहे थे, ये देखा गया। सो एसए के हिसाब से 130 आर वेरी गुड मार्क्स। लेट अस से 130 इज द एवरेज स्कोर पीपल आर गेटिंग इन एसेज आउट ऑफ 250। जीएस 1, 2, 3, 4 को अगर मैं कंबाइन करके देखता हूँ, ये 2012 में नया पैटर्न आया था, 2013 में पहली बार ये वाला पैटर्न आया था। इससे पहले हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 8, 9, 10, 11 मैंने 2 ऑप्शनल से दिए, और 12 में सबसे पहले आपका प्रीलिम में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सब चीजें, फिर क्वालिफाइंग हो गया और 6 अटेम्प्ट कर दिए गए थे 14-15 में, वो सब चेंजेस आते रहे। अब क्या है, अगर मैं GS 1, 2, 3, 4 की बात करूं, इंडिविजुअली अगर मैं इनका कंपोनेंट देखूं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा प्लस आइडियोलॉजीज आएगा, या फिर मानसिकता, जो बहुत सारी मानसिकता, उदारवाद, समाजवाद, फासिस्टवाद है ना, वो सब चीजें आएंगी, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। सो वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का सारा इतिहास, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, ये मैंने कल भी बताया था। उसके बाद आपका जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ ज्योग्राफी खेली जाती है। क्यों? अफगानिस्तान की मजबूरी है कि उसको नदी में जाना है तो या ईरान से जाएगा या फिर पाकिस्तान से जाएगा। हमारी भी ये मजबूरी बन जाती है कि हमें अफगानिस्तान में पाकिस्तान से एंट्री नहीं मिल रही, हमें ईरान से या फिर हवा से जाना पड़ेगा, इसीलिए हमारे संबंध वहां से रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये चीज है जियोपॉलिटिक्स।
GS2 में सारा का सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान जो है, प्लस गवर्नेंस, प्लस आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध आ जाएगा। यहां पर आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इनमें रिफॉर्म्स आ जाएंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुए, चाहे लैंड रिफॉर्म्स हुए, चाहे एलपीजी हुए, ये सब चीजें हमारे आज की जो स्कीम्स आ रही हैं, स्कीम्स यहां पर भी आएंगी और यहां पर भी आएंगी। इनफैक्ट यहां पर स्कीम्स वाले पोर्शन में अगर मैं देखूं तो सोशल जस्टिस, यहां पर भी सोशल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे इसको इंडियन सोसाइटी करके दिया हुआ है, यहाँ सोशल जस्टिस करके दिया हुआ है। दोनों में एक ही चीज है, दोनों की तैयारी पैरेलल चलती है। ये आपकी स्कीम्स आ गई। स्कीम्स के साथ आपका थोड़ा बहुत इंटरनल सिक्योरिटी, ये मैंने कल भी बताया था, जिसने कल वाला सेमिनार अटेंड किया था। इंटरनल सिक्योरिटी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस थोड़ा बहुत साइंस एंड आई वुड से टेक वाला पार्ट, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज्यादा आता है GS3 में। एथिक्स में क्या आता है, देखो, एक तो एथिक्स की थ्योरी आती है। थ्योरी मान लीजिए एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, कौन ज्यादा जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि मैं किसके इमोशंस को अच्छा समझता हूँ। आई में हैव इंटेलिजेंट कोशेंट, मतलब इंटेलिजेंट में किताबों में बहुत अच्छा हो सकता हूँ, पर इमोशनल इंटेलिजेंस मुझ में कम हो सकती है। मैं दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के भावनाओं को मैं कम अच्छे तरीके से आंकता हूँ। तो एक IAS ऑफिसर को इंटेलिजेंस तो होना ठीक है, वो आपकी चेक हो गई, बट इमोशनली ही हैज टू बी मोर इंटेलिजेंट। दूसरा क्या कह रहा है, क्राउड उसको मारने लगा है, लाठीचार्ज उल्टी उस पे होने लगी है, ये उसको पहले ही भांप लेना है। खतरे का निशान जो है एक IAS अफसर को पहले ही आ जाना चाहिए। और किसको होता है खतरे का निशान पहले ही भांप लेता है, और कौन बंदा होता है तुम्हारे संविधान में जिसको इमिनेंट डेंजर हो जाता है किसी चीज का? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी। सो प्रेसिडेंट आल्सो हैज टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट कि पाकिस्तान कब हम पर बम गिराने लगा है, कब हमें आपातकालीन घोषित करनी है सिचुएशन। सो थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर कुछ कुछ क्या बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, बहुत सारे थिंकर्स आते हैं। थिंकर्स गांधी, अंबेडकर, नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में भी आते हैं यूजुअली। कौन कौन से हो गए पॉल साइंस के थिंकर्स? स्टार्टिंग स्टार्ट विद द स्टार्टिंग फादर सोक्रेट, सुकरात। सुकरात के बाद प्लाटो या प्लेटो, उसके बाद अरस्तु या फिर एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, लॉक, मिल, रूसो। फिर आएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के साथ हीगल, और फिर है ना आरेंट। ये सारे थिंकर्स आएंगे, फिर गांधी, अंबेडकर एंड ऑल दैट। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं, वहां पर मैं पॉलिटिकल थिंकर्स बोलूंगा। अगर मैं GS2 में तो नहीं, अगर मैं किसी और ऑप्शनल में पढ़ता हूँ उस पर भी मैं अभी आऊंगा, यहां पर मैं इनको एथिकल थिंकर्स बोल देता हूँ। क्योंकि जो ये दुनिया के बारे में कह रहे हैं, जिंदगी के बारे में कह रहे हैं, एथिक्स भी क्या है, आपकी जिंदगी की गाथा होती है। इट इज योर लाइफ, what you have to do in life, that is ethics. What you think in life, you may value money, you may value love, you may value education, you may value relations. आपको संबंध अच्छे लग सकते हैं, आपको, है ना, तो ये सारे आपके एथिक्स हो जाते हैं या मोरालिटी हो जाती है। तो ये है GS का। प्लस इसमें फिर केस स्टडीज आती हैं, गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स भी आएंगे। करप्शन हो गया, इंटेग्रिटी हो गया एक ब्यूरोक्रेट की, है ना, कर्तव्य निष्ठा जिसको मैं बोलता हूँ, प्रोबिटी हो गया, वो सारे टर्म्स आएंगे। प्लस केस कि जब आप IAS बन जाएंगे, जब आप DC बन जाएंगे, उसके बाद आप किसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये सब यहाँ पर आता है एथिक्स में। ऑप्शनल में पता नहीं अभी मुझे क्या आता है। जो मैं अगर आंकड़े देखता हूं, अगर मैं नंबर देखता हूं, हर साल जो पेपर हो रहे हैं उनके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस लगाऊं, तो ऐसे में हर साल मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी 130 एवरेज बनता है, कभी 150, कभी 170 तक भी लोगों के नंबर गए हैं ऐसे में, बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है।
इस बार कोई एक आधा होगा जिसके 150 होंगे, बाकी सबके 130-35 के आसपास हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर मैं GS 1, 2, 3, 4 की बात करता हूं, अगर मैं इन 4 पेपरों की बात करूं, इस बार क्या है, मैं रुद्राक्ष के मार्क्स बताया था या शिवानी की अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है। सो पायल की भी आई थिंक पायल के कितने हैं, उसमें भी एवरेज सेम ही है सबके। सो GS 1, 2, 3, 4 को अगर मैं मिलाकर चलता हूँ, चाहे आप नालायक से नालायक हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको जर्नल अवेयरनेस है देश और दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में, yes you score somewhere around about 400 marks in these। यहां आपका यही एज रहता है, 400 से लेकर 450, 450 एक्सट्रीम हो जाता है, 450 ऑन एन एवरेज ये नंबर बैठते हैं आपके, 400 से 450 ये GS 1, 2, 3, 4 का कंबाइंड स्कोर बैठता है। Okay, if the video is lagging, Ishika, I think it is to do with your internet, I feel. क्योंकि और किसी की वीडियो तो लैग नहीं कर रही है। ये अनुराधा एंड सतनाम एंड कुलदीप, क्या आपको ठीक सुन रहा है और वीडियो ठीक आ रही है आप लोगों को और बच्चों को? यस जी सर, वीडियो ठीक आ रही है। ओके, वीडियो ठीक आ रही है। इशिका, आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा प्लीज सुधारिए या फिर स्विच टू अ गुड इंटरनेट, रिलायंस जियो, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में आज ही से आप। हाँ, फिर जब आप IAS बन जाएंगी, DC बन जाएंगी, तो टेलीकॉम सेक्टर को सुधार दीजिएगा, इनके कान पकड़ लीजिएगा, अदानी अंबानी के, आप में दम होगा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, अगर आप सेक्रेटरी बन जाती हैं तो दो चीजें होंगी, या तो आप इनको सुधारेंगी या आप इनको वैसे ही रहने देंगी। अगर आप इनको सुधारेंगी तो आप गरीब रहेंगी, अगर आप इनको वैसे ही रहने देंगी तो आप अमीर हो जाएंगी। तो अब आपको देखना है आपने अमीर बनना है या फिर गरीब बनना है। सुधार आप सकती हो, ये मैंने पहले आपको बोल दिया। ये एथिक्स पेपर में सिखाऊंगा, बेईमानी भी करनी सिखाऊंगा। देखो, ईमानदारी के साथ बेईमानी बहुत जरूरी है। अगर हर कोई ईमानदार हो गया तो बेईमान होगा ही नहीं ना। तो बेईमान जब तक कोई नहीं रहेगा तब तक तुम ईमानदार नहीं होगे। तो खास जिंदगी तब तुम्हारी कब बनेगी, जब एक्चुअली कोई बेईमान रहेगा और तुम ईमानदार बनोगे। क्या तुम्हें जरूरत है ईमानदारी की? ये किसने बोला? तुम अकेले थोड़ी हो यहाँ पर, तो और लोग हैं ईमानदारी करने के लिए। आप लोग मेरे बच्चे हैं तो आप लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे जो मैं आपको बताऊं। 400 से लेकर 425 तक मैं मान लेता हूं कि नंबर यहाँ आते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं इनको आउट ऑफ देखूं कि कितना मुझे यील्ड मिल रहा है, तो ये 1000 में से। अब ये मुद्दे की बात है दैट अ टॉपर, इवन अ टॉपर और अ पर्सन हु मिसेस द कट ऑफ बाय सम मार्क्स, they are both scoring approximately 40% in their GS एग्जाम। GS एग्जाम में वो सिर्फ 40% से 45%, इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर रहे। तभी तो मैं आपको एक एक दो दो नंबर देता हूँ 10 में से। 1, 2, 3 वाले तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मैं तब 3 नंबर देता हूँ। इसको मिले हैं सरदार को सिर्फ 1-2 बार 3 नंबर, बाकी और किसी को नहीं दिए। या नाज को मिले हैं 1-2 क्वेश्चंस में, या फिर मंशा एक हमारी स्टूडेंट थी, वो अभी कुछ देर के लिए वो चली गई है, तो उनको हमने दिए थे, उसको 1-2 क्वेश्चंस में मिले थे, अदरवाइज नहीं। या और किसको मिले थे? 2 बच्चों, शुभम, दैट शुभम भाटिया, दैट गाय, उसको मिले, साबू, है ना, चाचा चौधरी और साबू। सो ये ऑप्शनल की, मतलब ये GS की एक वो रहती है कि 40% के आसपास आप स्कोर करते हैं। यस, दिस डज मेक अ डिफरेंस इन योर ओवरऑल, आई वुड से सिलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लिस्ट में आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आपका रैंक क्या आ रहा है, वो ऑप्शनल के दोनों पेपर डिसाइड कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर P1 एंड P2। 250 नंबर का ये होता है और 250 नंबर का ये होता है। अब ये भी देखो, वैसे तो हर साल फ्लक्चुएट करता है, बट मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, यू स्कोर समवेयर अराउंड 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। मतलब दिस इज द पोटेंशियल विच यू हैव, पोटेंशियल इज ऑफ 60% मार्क्स इन ऑप्शनल। आप GS में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 4 सब्जेक्ट्स में, यू आर स्कोरिंग 40 to 45%। बट इफ यू आर केटरिंग योर ऑप्शनल, ऑप्शनल में मैंने देखा है कि स्कोर फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 200 आउट ऑफ 500
to even 325 or even 350 somewhere out of. सोचो किसी इंसान के 325 नंबर आ रहे हैं या 300 नंबर आ रहे हैं, आप जीएस 1 2 3 4 वाले उससे कहां टक्कर लेंगे? आप जीएस 1 2 3 4 में 4 सब्जेक्ट्स में आप पूरा घिस लें, पूरी मेहनत कर लें, देखो वो तो चाहिए क्योंकि वो हर बंदा कर रहा है, वो मेहनत तो आपकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शनल में आप एक एज निकाल लेते हैं, अगर एक ऑप्शनल में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देते हैं, दैट ब्राइटन्स अप योर चांसेस फॉर क्लियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्लियरिंग भी अच्छे नंबर से। Why Rudraksh got 600 rank this time and Shivani got 122 rank? It was only due to their difference in the optional marks. This is the main difference. इंटरव्यू में रुद्राक्ष के 170 गए हैं और टॉपर के 173 180 गए हैं, ऐसे कुछ 173 गए हैं ना उसके, शर्मा जी के, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एसए में भी इस बार कोई खास इतने नंबर नहीं बटे हैं। डिफरेंसेस किस में आए हैं? जो टॉपर बंदी आई है उसके 300 नंबर ऑप्शनल में आए हैं, रुद्राक्ष के 250 260 ये जो एवरेज इस बार बैठा है। सो ऑप्शनल के मार्क्स की रेलेवेंस ये है कि इन ऑप्शनल इन दीज टू सब्जेक्ट्स ऑफ 500 यू हैव द कैपेसिटी टू स्कोर 60%, 60% नंबर आप लोग ला सकते हैं ऑप्शनल में। ये बात बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है। 1 सेकेंड, देयर इज एन इशू आई फील, ऑलराइट, या सो एक तो ये चीज रेलिवेंस ऑफ ऑप्शनल जो मैं सबसे पहले बताता हूं कि रेलिवेंस क्या है। देन कंपैरिजन विद जीएस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जीएस में अगर आप 40% लाते हैं तो ऑप्शनल में यू इवन हैव द पोटेंशियल ऑफ स्कोरिंग 60 to 70% मार्क्स। जीएस में कभी 70% मैंने नंबर नहीं देखे, जीएस में मैंने 50 भी नहीं देखे, बहुत कम। 1000 में से 500 नंबर मतलब 125 नंबर 1 2 3 4 में लाना बहुत बहुत रेयर है, देते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। गलती से ही एग्जामिनर लगा दे ना तुम्हारे एक एक क्वेश्चन के 2 बार नंबर लगा दे अगर गलती से, तब शायद चांस हो जाता होगा। या फिर बीच में तुमने कहीं फूफा जी लिख दिया और वो एक्चुअली चेकिंग कर रहे हैं तुम्हारे फूफा जी या मास्टर जी, तुमने बीच में कहीं वो इशारा कर दिया उनको, कोई गुप्त इशारा, तब हो सकता है, वरना पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल इन योर जर्नल स्टडीज। दिस यू हैव टू कंसिडर वन। व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये रुद्राक्ष ने डिस्कस किया था। देखो आइडियली जैसे कि आप जीएस भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में प्रिपेयर करते हैं, सो आइडियली आई वुड आल्सो वांट, मतलब आई सजेस्ट, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, आई सजेस्ट पीपल टू स्टार्ट ऑप्शनल एज सून एज पॉसिबल। इट शुड बी पैरेलल विद जीएस ताकि आप लोग कनेक्ट अच्छे से कर सके। एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए आपने 2023 में अपीयर होना, मान लीजिए आपने नहीं होना, कोई बात नहीं, अगर आप 2023 में अपीयर होते हैं, सो 2023 के मई में आपका प्रीलिम्स होगा, मतलब आप एटलीस्ट 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली में भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मई जून में वहां भी स्टार्ट हुए हैं जीएस के बैचेस। मान लीजिए मई 2022 में आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करी और मई 2023 में आपका एग्जाम है। अब जो ये 5 महीने आपके पेपर से पहले आते हैं ना, यहाँ आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर है प्रीलिम्स। आप जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, जो कि है आपका प्रीलिम्स। तो 5 मंथ्स आपकी प्रेपरेशन में से सिर्फ प्रीलिम्स में निकल जाते हैं, सबसे पहली चीज। तो आपके पास आइडियली प्रीलिम के बाद सिर्फ 100 दिन बचते हैं और उसके बाद आपका हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन। और प्रीलिम्स और मेंस में कुछ फर्क है, कुछ चीजें हैं जो प्रीलिम में नहीं होती लेकिन मेंस में होती हैं, जैसे कि गवर्नेंस। चलो स्कीम्स होती हैं बट गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स प्रीलिम्स में नहीं होते। आंसर राइटिंग विच इज द मेन एस्पेक्ट, जैसे अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं अपने पुराने बंदों की जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं, सो दैट आंसर राइटिंग उस टाइम जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री डज नॉट अपीयर इन योर प्रीलिम, इट अपीयर्स ओनली इन मेंस। उसी तरह जियोपॉलिटिक्स, चलो इस बार बहुत क्वेश्चन प्रीलिम में ही आ गए, अनएक्सपेक्टेड थे लेकिन बहुत आ गए, आ जाते हैं यूजुअली। देन इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली एक्सक्लूसिव टू योर मेंस।
ethics GS4 complete, only exclusive to your mains, optional only exclusive to your mains. अब 100 दिन है आपके पास, 100 दिन में चलो ठीक है, आपने 80% फ्री वाला पहले किया हुआ है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 बेसिक चीजें आपने करी हुई हैं, लेकिन ये चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया एंड चलो सोशल जस्टिस हो गया या फिर जियो पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एंड देन योर GS4 कंप्लीट ये हो गया, ये और ये ऑप्शनल सारा का सारा हो गया, ये 100 दिन में मुमकिन नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कवर योर मेंस पोर्शन विच यू हैव नॉट रेड अर्लियर इन योर टाइम पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. जो प्री और मेंस के बीच में 100 दिन होते हैं उसमें आप कुछ नया नहीं कर सकते. आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आपने जून में आपका प्रीलिम है या मई में, आपने दिसंबर से पहले आपने सारा का सारा मेंस वाला पोर्शन कवर कर लिया. आपने ऑप्शनल प्लस एथिक्स चलो कई बार हम 100 दिन के गैप में छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि एथिक्स अगर मैं यहां करवा दूंगा तो आप यूजुअली केस स्टडीज वगैरह की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो हम इसी दौरान करवाते हैं, 100 दिनों में करवाते हैं. सो एथिक्स छोड़कर ऑप्शनल अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है. यू कैन नॉट लीव योर ऑप्शनल फॉर दीज 100. इन 100 दिनों के भरोसे आप अपना ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते हैं. इसीलिए आपको ये, अगर मेरा अगले साल 2023 में पेपर है तो इस साल मुझे 2022 दिसंबर से पहले करना ही करना है किसी भी हालत में. So this is the first criteria of timeline of optional. When to start preparing? Start preparing as soon as possible. चलिए, यहां तक कोई टेंशन, कोई पीड़ा फिलहाल, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सेमिनार में. यस, ऑनलाइन पीपल, इज देयर एनी टेंशन अप टिल हियर? इशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चे? इशिका, अनुराधा, मोहम्मद मोकीम, कुलदीप सिंह, प्रशांत, पवन, पुष्पा, तरुण, सतनाम, एवरीवन. आप बच्चे? नो डाउट सर, नो डाउट. ओके, नो डाउट. अब देखिए, मैंने कुछ ना हार्ड फैक्ट्स अपने एक्सपीरियंस से, कुछ सच्चाइयां मैंने यहाँ पर ऑप्शनल के लिए मैंने निकाल कर रखी. अब आपको क्योंकि समझ आ गई है कि यूपीएससी की गेम क्या है, सो देयर आर सम हार्ड फैक्ट्स. देखो, जीएस में पैरिटी है. जीएस में ये नहीं होगा कि किसी बच्चे के कम लगेंगे, किसी बच्चे के ज्यादा लगेंगे. जीएस में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, एसए में सारे सब्जेक्ट कॉमन है. अगर एसए में इस बार 130 एवरेज दिए हैं तो जितने सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी के 132, किसी के 135, किसी के 140, प्लस माइनस 10, किसी के 125. ऐसा नहीं है कि एक के 150 लग रहे हैं, एक के 100 लग रहे हैं और दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं होता. अगर एक के 150 लग रहे हैं, एक के 100 लग रहे हैं तो 100 वाला बाहर ही जाएगा. क्लियर है ये बात? लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है? ऑप्शनल में यस, यूपीएससी डिफरेंशिएट्स बिटवीन वेरियस ऑप्शनल्स. जो बहुत वैकल्पिक विषय हैं, कुछ विषयों पर यूपीएससी पता नहीं क्यों इतना उदार हो जाता है, इतना ज्यादा नंबर दे देता है. कुछ विषयों में नंबर बिल्कुल भी नहीं आते. जैसे कि एक विषय है अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब एड. आज से अगर जब मैं तैयारी कर रहा था 10 साल पहले, बहुत ही रोमांटिक विषय था, बहुत ही मजेदार विषय था. हर बच्चा पब एड लिया करता क्योंकि नंबर आया करते थे. पब एड का एक पूरा एरा रहा है. 2008 का जो आपका आईपीएस अभिषेक जोरवाल, पब एड, मतलब जो अंबाला में एसपी लगे थे अभी, पब एड. मिस्टर अख्तर, पब एड. जशनदीप सिंह रंधावा, पब एड. ये सब जो 2006, 8, 10 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इन सब ने पब एड से क्लियरली अपना ऑप्शनल दिया हुआ है. फिलॉसफी ऑप्शनल पब एड, हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत बंदे चूज किया करते थे. क्यों चूज किया करते थे? जीएस का एक जो पेपर होता था, ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो 2 ऑप्शनल हमें चूज करने हुआ करते थे. उसमें क्या था कि जीएस में ना हिस्ट्री के 60-60 नंबर के क्वेश्चंस भी आते थे. इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस आते थे जो आपको ऑप्शनल के लिए हेल्प करते थे. ऑप्शनल आपको हिस्ट्री में हेल्प करता था. लेकिन आज चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं. तो कुछ ऑप्शनल जिसमें बहुत अच्छे होते हैं. बहुत अच्छे की परिभाषा मेरी क्या है? सिलेक्शन होना चाहिए. अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका ऑप्शनल अच्छा है. अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपका ऑप्शनल बेकार है. पब एड में यूजुअली आई फाइंड प्रदीप सिंह ठीक है, एक बिरला था
जिसका 2 साल पहले AIR-1 आया। इस बार हिस्ट्री में शर्मा जी, हिस्ट्री ऑप्शनल AIR-1 आया। अदरवाइज आई डोंट सी मच ऑफ हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई सी अदर ऑप्शनल्स। एंथ्रो देखता हूं मैं शुभम कुमार वाला, लेकिन इस बार सबने ही एंथ्रो ले लिया शुभम कुमार की वजह से और बिल्कुल गिर गया। उसके बड़े एवरेज स्कोर्स आए हैं। सो सिलेक्शंस पर निर्भर करता है कि ऑप्शनल अच्छा कौन सा है आपका। देन मार्क्स आर ऑलवेज कंपैरेटिव। देखो, टॉपर के 300 नंबर से और आप जो एवरेज शिवानी के 100 रैंक 150 रैंक तक अगर उनके 260 आए हैं, तो टॉपर के मार्क्स इज वे अहेड ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडिडेट इटसेल्फ। सेकंड और थर्ड वाले जो बंदे बंदियां हैं, उनके मार्क्स 260-70 इसके एवरेज आए होंगे। तो टॉपर और उनके नंबरों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो मैं टॉपर के मार्क्स को कंसिडर नहीं करता। अगर मैं एवरेज मार्क्स कंसिडर करूं तो किसी साल ऑप्शनल में 300 भी चले जाते हैं, किसी साल 250 जाते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। सो मार्क्स आर ऑलवेज कंपैरेटिव। आप ये नहीं कह सकते कि इस बार वाले 250 नंबर गलत हैं। इस बार वाले 250 नंबर स्केलिंग से कम हो गए होंगे, लेकिन वो पिछली बार वाले 300 नंबर के बराबर हैं। और इस बार जो बंदी ने 300 मारे हैं, वो पिछली बार के 400 के बराबर होंगे, जो एक आधा बच्चा ही होता है, ज्यादा सबके नहीं होते कॉमन। एक आधे के बहुत ही अच्छे आंसर्स लगे उनको, या फिर उस बंदी ने तैयारी ही इतनी हिस्ट्री की करी हुई है। मैंने उसकी इंटरव्यू देखी मॉक, उसने हर हिस्ट्री की बुक पढ़ी हुई है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं पढ़ता ना अपने कार्यकाल में, जीवन काल में। उस बच्ची ने 25 साल की उम्र तक वो सारी किताबें पढ़ चुकी। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, यू नो, हर लव फॉर हिस्ट्री इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इवन इफ शी डिड नॉट बिकम एन IAS ऑफिसर, हर लव फॉर हिस्ट्री वुड हैव बीन द सेम। तो हम उस तरह से उनको आंकते हैं। उसने उसने IAS के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, उसने इसलिए हिस्ट्री पढ़ी थी कि उसको शौक इतना था हिस्ट्री पढ़ने का। वो एक एक्सेप्शनल केस है, तभी वो AIR-1 है। अदरवाइज बड़ा प्रैक्टिकली इस एग्जाम को चलना पड़ता है, जैसे कि शुभम कुमार पिछले साल चले थे। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, IIT से इंजीनियर, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल उसने किया। सो बी वेरी प्रैक्टिकल। इस केस में क्या था, शी लव्ड हिस्ट्री। बट मैं ये प्रिस्क्राइब करता हूँ कि ऑप्शनल वो लीजिए जिससे सिलेक्शंस आ रहे हो, जिससे बंदे सेलेक्ट हो रहे हो। बिकॉज योर लव कैन नॉट डिफाइन योर सक्सेस एवरी टाइम। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो अच्छी ही हो सकता है वो किसी और दिशा में जा रही हो सकता है वो उसका रेलिवेंस UPSC के लिए ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, मार्क्स आर ऑलवेज कंपैरेटिव, स्केलिंग मॉडरेशन इज एम्बिगुअस। ये हमें नहीं पता कि UPSC किस हिसाब से नंबर देता है। इस बार अगर वो पब एड को डबल डिजिट में नंबर दे रहा है और वो किसी और ऑप्शनल को, लेटर से पॉलिटिकल साइंस को, ट्रिपल डिजिट में दे रहा है, मतलब पब एड अच्छे से अच्छा तुम परफॉर्म कर रही हो, तुम बहुत, और तुम ऑफिसर बन चुकी हो, तुम फिर से रिपीट कर रही हो, मान लो एक बार रैंक इंप्रूवमेंट के लिए या सर्विस एलोकेशन चेंज हो जाए, पोस्ट चेंज हो जाए, तुम इंप्रूव कर रही हो वैसे, या तुम्हें शौक है कि मुझे AIR-1 बनना ही बनना है, एक साल ये पिछले जितने अटेम्प्ट्स है मुझे एग्जॉस्ट करने हैं। उस केस में तुम्हारा ऐसा भी देखा गया है कि पिछली बार IAS बनी, इस बार पबैड में 99 से ऊपर मार्क्स नहीं आए। सो ऐसे फेल करता है UPSC। तो ये चीज बहुत, रिजल्ट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑप्शनल्स, ये मैंने पहले ही बोला है। इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू जज बिकॉज ऑप्शनल्स आर नॉट एट पैरिटी। मेरा पाली लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा संस्कृत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, हो सकता है मेरे नंबर बिल्कुल भी ना आए। सो इंटरेस्ट उनमें देखा जाता है जिनमें पैरिटी हो। GS 1 2 3 4 में आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में ज्यादा है तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, कम है, निग्लेक्ट करोगे तो कम नंबर आएंगे। लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होने के बावजूद नंबर बहुत ज्यादा कम आ सकते हैं। जिस बंदे ने पढ़ाई पबैड है, मान लीजिए, या जिस बंदे ने पढ़ाई हिस्ट्री है, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, मास्टर्स में हिस्ट्री, फिर MPhil भी मैं हिस्ट्री की करूंगी, तो नेचुरली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मेरी किस्मत अच्छी है कि हिस्ट्री को उन्होंने अच्छे नंबर दे दिए, अगर ना देते तो गड़बड़ वहां पर हो जाती। सो इट इज वेरी एम्बिगुअस, नो वन कैन एक्चुअली जज, वी कैन ओनली गेस द ट्रेंड्स। हम सिर्फ ट्रेंड्स को गेस कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स कि अच्छा ऑप्शनल क्या होता है, अच्छे ऑप्शनल के फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं, मैं अपना बता दूंगा आपको, फिर आपको जज करना है। देखिए,
ये तो सारा क्लियर है आपको। सबसे पहला क्राइटेरिया जो मुझे लगता है वैकल्पिक विषय चुनने में, चूज करने में, वो आपका होना चाहिए सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे किसी ऑप्शनल से, इट मींस दैट ऑप्शनल इज नॉट गुड। या अगर बहुत ज्यादा मेजॉरिटी वो पेपर लिख रही है लेकिन वो मेजॉरिटी सिलेक्ट नहीं हो रही, या बहुत कम सिलेक्शंस आ रहे हैं, उन्होंने तैयारी भी करी है, वो ऑफिसर बन चुके हैं, फिर भी वो रिपीट कर रहे हैं और फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब वो ऑप्शनल पिट चुका है, दैट हैज बीन आउट ऑफ ट्रेंड। यूजुअली दैट हैपेंस आफ्टर एवरी 10 years फॉर एवरी ऑप्शनल। 10 साल तक पबैट बहुत रहा, अब पिछले 10 साल से मैं 2011-12 से देख रहा हूँ पबैट बिल्कुल पिट रहा है। सो हर ऑप्शनल की एक वेव आती है, एक ट्रेंड आता है। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो ऑप्शनल अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो वो बुरा है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है, लेकिन इंटरेस्ट की बात अगर मैं देखूं तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पढ़ रहे। आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, आप आईआर भी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप एथिक्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स भी पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस एंड टेक भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। सो इंटरेस्ट, अगर आप ये 4 चीजें कर रहे हैं अच्छे से जो आपको करनी है, करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं, तो इंटरेस्ट आई वुड से शुड नॉट मैटर मच। इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, बन जाती है, अगर आप उसमें रुचि लें, अगर आपको अच्छे से वो पढ़ाया जाए तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो या गुड इवनिंग जी, 1 घंटे बाद। चलो, तो दूसरी चीज, ठीक है, मैं मानता हूं ओवरलैपिंग। तीसरी चीज फिर मैं मानता हूं इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। चौथी चीज, टाइम कितना लग रहा है ऑप्शन को तैयार करने में। पांचवी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स। आई एम नॉट सेइंग बुक्स, बुक्स और नोट्स में बहुत फर्क होता है, वो आपको समझा दूंगा कैसे होगा। देन यू शुड हैव अ गुड गाइड और अ मेंटोर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कल को आंसर्स भी चेक कर सके, जो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा वो समझा सके। ओवरलैपिंग, देन इन द लास्ट आई वुड से, या स्टडी मटेरियल हो गया ये, रुचि, सिलेक्शन, ऑल राइट। देन योर बैकग्राउंड, दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर विच आई शुड से। कुछ बच्चे एक और मैटर भी लिख देते हैं कि सर स्टैटिक है या डायनामिक है। सो 8 स्टैटिक डायनामिक मतलब करंट अफेयर कितना आ रहा है, ये चीज। अब इन फैक्टर्स को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहला फैक्टर आपको दिख रहा है सिलेक्शन, जो बिल्कुल क्लियर है। जो ऑप्शनल में सिलेक्शन हो रही है उस ऑप्शनल को लेना कोई बुरी बात नहीं होती। गो विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड है, जो ज्यादा जनता का अगर सिलेक्शन हो रहा है, अगर आईएएस बन रहे हैं तो आपको क्या चिंता है? आपको जरूरी ऑड वन आउट बनना है, खतरों का खिलाड़ी बनना है कि नहीं मैं तो उस पहाड़ी से कूदूंगा ही कूदूंगा। सीढ़ियां लगी हुई हैं वैष्णो देवी में और खच्चर भी चल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं मुझे तो छलांग ही मारनी है माता के भवन पे सीधा हेलीकॉप्टर से, है ना? सो लॉजिकल, आई डोंट से ओवरलैपिंग। सी, आई कंसिडर दिस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जीएस से ओवरलैप कर रहा है, मतलब एस से जीएस 1 2 3 4 में अगर आपको मदद मिल रही है किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से, मानकर चलिए वो सबसे अच्छा ऑप्शनल है, उससे अच्छा कोई ऑप्शनल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिकली वो हेल्प करता है। आप सोचिए कि आप 1 साल आप जीएस में लगा रहे हैं पूरा, उसके साथ 6 महीने अलग आप संस्कृत की तैयारी करने में या किसी और ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करने में लगा दें जो बिल्कुल भी मेल जोल खाता नहीं है उससे, जो बिल्कुल भी, या फिर एक आधी चीज उसमें आ सकती है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो रही। जियोग्राफी ऑप्शनल लोग बोलते हैं, बट जियोग्राफी डज नॉट ओवरलैप एज मच एज इट इज थॉट टू बी। यस, अर्लियर इट वाज, जब वेटेज बहुत ज्यादा था जियोग्राफी का जीएस में, तब भूगोल एक बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय माना जाता था। लेकिन आज भूगोल के अगर सवाल देखें, वो 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हो तो आप अपना ज्योग्राफी क्लियर कर लेते हो, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। डू यू रियली नीड टू स्टडी सो डीप?
कि हिमालयाज कैसे बने, कितनी लेयर्स हैं हिमालयाज की, क्या प्रोसीजर था, गोंडवाना लैंड से अलग कैसे हुआ और इंडिया से कैसे टकराया, कैथीस सीज कहाँ खो गई, ये सब चीजें आपको जरूरत नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछता जनरल स्टडीज में इतना इन डेप्थ में। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी मैं सिमिलरली, अगर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करूं, मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है हिस्ट्री, जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। सी, पहले तो अगर सिर्फ मुगल मुगल डायनेस्टी की बात करूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 6 राजे हो गए पहले। फिर इनकी दो दो, मैं यही बोलता हूँ, दो दो तीन तीन बीवियां हो गई, है ना। एक आदि का ताजमहल बनवा दिया, एक आदि का मकबरा बनवा दिया, एक को जिंदा गड़वा दिया, एक आदि को, सो कुछ भी हो सकता है। सो अगर इस डायनास्टी को देखूं मैं, मुगल डायनास्टी को, 3 3 4 4 बीवियां हो गई, आगे 3 3 4 4 और राजे हो गए, मतलब आप तो इसी परिवार में उलझे रहोगे सारी हिस्ट्री। सिमिलरली अगर इससे पहले आ जाओ, इससे पहले जो इंडियन वो थे, जो मतलब अरब के आने से पहले जो हमारे टाइम्स ऑफ हर्षा टाइम, ये मनेसर की सारी हिस्ट्री आपको पढ़नी है, गुप्ता एम्पायर आपको पढ़ना है, 5 7 मौर्य डायनास्टी के एम्पायर जोड़ दोगे आप अशोकन एम्पायर में, कौटिल्य चंद्रगुप्त के आसपास के, तो विष्णुगुप्ता के आसपास के, कौटिल्य भी बोलते हैं उसको, चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अगर इतने सारे राजों में आप उलझ जाओगे, और इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं एंशिएंट से, 2 या 4, मेंस में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल हिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चंस थे। हाउ डू आई से दैट दिस ऑप्शनल इज वेरी वेरी यील्डिंग? नो, इट इज नॉट। मतलब जितना मेहनत आप कर लोगे उस हिस्ट्री में, और उस हिसाब से जितना आपको पूछा जाएगा, अगर इंडस वैली की साइट्स ही पढ़ने लग जाओ ना, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, हजारों हजारों साइट्स हैं, आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, उसी में हजारों साइट्स हैं। मतलब इतना कीड़ा फिर होना चाहिए कि आप वो, श्रुति शर्मा है नाम उसका, लड़की का, श्रुति शर्मा जितना आप अध्ययन उसका कर लें। आप सुबह उठते ही, आपकी दिनचर्या उठते ही आप वॉशरूम में भी हिस्ट्री की किताब ले जाते हैं, 1 1 घंटा लगाते हैं वहां। तो वो लेवल का आपको पढ़ना है आपको, है ना। अंदर सारा इंतजाम, चाय का कप ले रहे हैं, मग लेकर जा रहे हैं, नींद खुल जाए ताकि बैठे बैठे। तो ये अगर इतना हद तक आप पढ़ लेते हैं, तब आप उस ऑप्शनल को लीजिए। तब मैं बोलूंगा कि आपका इंटरेस्ट या आपकी रुचि वहां पर मायने रखती है। जीएस में ओवरलैपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प करती है। जीएस में करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स के बिना आईएएस नहीं कर सकते। अगर ऑप्शनल में करंट अफेयर्स आए तो क्या बुरा है? सेम चीज है, ऑप्शनल के करंट अफेयर्स कोई जीएस से अलग थोड़ी हो जाएंगे। अगर डाउरी प्रथा है और इंडिया में बढ़ रही है, या टारगेटेड किलिंग्स बढ़ रही हैं, या पंजाब में ड्रग्स बढ़ रहे हैं, इट इज अ सोशल इशू। तो ये अगर आपको ऑप्शनल में लिखना पड़ जाए, या जीएस में लिखना पड़ जाए, और एसए में लिखना पड़ जाए, और तैयारी एक तरीके से आप कर लें, तो कितनी अच्छी बात। मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी जो सोशल इश्यूज आते हैं, सोशो पॉलिटिकल डोमेन में। सो दैट इज ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जीएस, एंड इट इज एन एनहांस्ड प्रिपरेशन फॉर योर ऑप्शनल। या फिर आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं तो जीएस ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर रहा है। सो ओवरलैपिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ओवरलैपिंग है तो सिलेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे? ठीक है, यूपीएससी जो नंबर दे रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, पर आप जो तैयारी कर रहे हो वो तो आपके हाथ में है, और आपको अपने हाथ वाली चीजों को सौंपना है, संभालना है। यूपीएससी जो कल को करे उसका हम नहीं देख सकते। वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड हमने देख लिया कि पब एड हिस्ट्री पिट रहे हैं तो पिट रहे हैं भैया। अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को हिंदी साहित्य में ज्यादा अच्छा करने को परफॉर्म मिल रहा है, तो वो क्यों लेंगे पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या भूगोल? क्यों लेंगे वो भूगोल? हिंदी माध्यम के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको लेना ही हिंदी साहित्य चाहिए ना, हिंदी लिटरेचर लो, ठीक है ना, जो जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो ही लीजिए। तो सिलेक्शन भी इंप्रूव हो जाता है अगर वो चीज ओवरलैप करे। फिर यार इंटरेस्ट वाली बात इज वेरी सब्जेक्टिव। अगर तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा, फिर तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। या बहुत ही बोरियत एक सब्जेक्ट आ जाए जिसमें रटना, साइकोलॉजी और फिलोसफी, फिलोसफी में संख्या, स्कूल, सारे बुद्धिस्ट जैन की फिलोसफी, फिर संस्कृत के इतने श्लोक आपको ये याद करने हैं, रटने हैं। अब कुछ बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन मुझे वो बच्चे ही बोरिंग लगते हैं जिनको वो फिलोसफी इंटरेस्टिंग लगे।
हाँ मतलब कौन संस्कृत के श्लोक याद करके यार आईएएस का एग्जाम क्लियर करे? मतलब संस्कृत के श्लोक याद करो, उनकी व्याकरण करो, उनकी व्याख्या करो और फिर उसको वहां पर लिखो एग्जामिनर के सामने। मतलब पतंजलि के बारे में लिखो, रामदेव कम है जो पतंजलि और लिख पाओगे आप हमें, है ना? तो इन सब के बारे में लिखो। सो इंटरेस्ट, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें इंटरेस्ट वाला कोई फैक्टर नहीं है। सी टाइम, ओके टाइम आई वुड से देयर इज अ मिथ। मैं बोलता हूं दुनिया के हर ऑप्शनल में अगर टीचर तबीयत से पढ़ाता है तो कम से कम 4 महीने तो उसको चाहिए ही चाहिए। अगर वो कह रहा है कि 60 दिन में अंग्रेजी सीखें, जैसे वो आती है ना 60 किताब आती है, 30 दिन में अंग्रेजी सीखें, 60 दिन में अंग्रेजी, 45 दिन में ऑप्शनल करें और आईएएस बन जाए, है ना? ऐसी ऐसे इश्तिहार भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। आई वुड से दे आर जस्ट ब्लफिंग एंड दे आर फूलिंग अराउंड। यूपीएससी इतना मूर्ख नहीं है कि एक ऑप्शनल ऐसा दे दे जो 1 महीने में तैयार हो जाए और दूसरा ऑप्शनल ऐसा दे दे जो 1 साल ले ले। एवरेज टाइम स्पैन जो हर ऑप्शनल को लगता है, अगर सोर्सेज ठीक हो, अगर आप किताबें पढ़ेंगे ना किसी ऑप्शनल की, तो आपको 2 साल चाहिए एक ऑप्शनल तैयार करने में। तो आपको मतलब 5 ईयर प्लान आपका जिंदगी का एक आईएएस क्लियर करना बन जाता है कि 5 साल की मैं तैयारी करूंगा, 2 साल 3 साल इसमें से मैं ऑप्शनल के। वही जैसे बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड एमफिल वगैरह, वो हिसाब होता है किताबों से पढ़कर। अगर अच्छे नोट्स हो, कंसाइज स्टडी मटेरियल हो, तो आपका एवरेज हर ऑप्शनल का टाइम 4 to 5 मंथ्स रहता ही रहता है। इसमें बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। बच्चे को कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो पीएचडी लेवल के भी करवाने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो नर्सरी से उठकर मुझे ऊपर तुम्हें लेकर आना। जैसे एथिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें बचपन के संदर्भ में पढ़ाऊंगा। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम में कोई एथिक्स और मोरालिटी नहीं थी। तुम कोई चीज क्यों किया करते थे? चॉकलेट मिलेगा इसलिए कर लिया, या डांट पड़ने का डर इसलिए कर लिया। जब तुम बड़े हुए, कॉलेज में हुए, तो तुम्हें सोशल कंफर्मिटी चाहिए कि यार और लोग क्या कहेंगे, और क्योंकि अब ये रूल एंड रेगुलेशन है तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट वेयरिंग अ हेलमेट बिकॉज आई लव टू वेयर इट, क्योंकि वहां पुलिस नाके पे खड़ी है इसलिए मुझे पहनना पड़ रहा है। सो वो एक लेवल एथिक्स का दूसरा आ जाता है। 90% लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। फिर जो 10% लोग हैं, और उनमें से भी 10%, उस 10 के 10%, वो फिर गांधी, कि मुझे अच्छा करना ही करना है, चाहे कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा। सो ये इस तरह से एथिक्स पढ़ाया जाता है। सो यही चीज अब यहाँ पर, अगर मुझे अच्छे से आप लोगों को पढ़ानी है, अगर मुझे कोई बहुत बड़ी पीएचडी वाली बात, एमफिल वाली बात मुझे बहुत आराम से पढ़ानी है, तो जो मेरा तरीका है वो यही है, और एक हर अच्छे टीचर का वो तरीका होना चाहिए। मैं अपनी तारीफ भी कर देता हूँ बीच में थोड़ी बहुत, कि उसको वो चीज बहुत सिंप्लिसिटी से बच्चे को दिमाग में, अगर वो बहुत आराम से अगर आप चीज समझा देते हो किसी को, तो मतलब आपको खुद को भी वो आती है। अगर आप उसको समझाने में परिपक्व नहीं हो, मतलब आपको वो नहीं आती। तो यहाँ पर भी एक, अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम भी 4 या 5 महीने हर ऑप्शनल में लगेंगे ही लगेंगे। मैंने नहीं देखा कि 2 महीने में, 2 महीने में फिर पता क्या होगा, मैं आपको नोट्स दूंगा और खाना पूर्ति करूंगा कि अपने आप पढ़ लेना। आधी चीजें मैं ये कहूंगा कि होमवर्क है, अपने आप पढ़ लेना। मैं बहुत मुद्दे डिस्कस ही नहीं करूंगा किसी ऑप्शनल में। ऑप्शनल कोई भी खत्म कर सकता है 2 महीने में, लेकिन उसका फायदा नहीं है। Optional means discuss the important things in the class with your children and give them dictation, give them notes, ताकि वो कल को उनको किताबों के साथ उलझना ना पड़े। उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए ही चाहिए। जो मेरा ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, देखिए मैं आपको हर टॉपिक पर एक किताब दे सकता हूँ। अगर आप कहें कि सर इक्वालिटी पढ़नी है, मैं बोलूंगा राजीव भार्गवा। अगर आपको जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, मैं बोलूंगा आप ऑक्सफोर्ड हैंडबुक पढ़ लो। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, तो मैं 4 किताबें लिखवा दूंगा, डेविड मेलोन लिखवा दूंगा, राजीव सिकरी लिखवा दूंगा, एंड्रू हेवुड लिखवा दूंगा। ग्लोबलाइजेशन करना है तो बेलिस स्मिथ लिखवा दूंगा। अगर थिंकर प्लेटो एरिस्टोटल रूसो पढ़ने हैं, मैं आपको नेल्सन लिखवा दूंगा। आपको सुब्रतो स्वामी, सुशीला रामास्वामी एंड सुब्रतो मुखर्जी, ये भी एक किताब है, तो ये लिखवा दूंगा। मैं आपको हजारों, ओपी गाबा लिखवा दूंगा थ्योरी के लिए। मैं आपको हजारों किताबें लिखवा सकता हूँ, हर टीचर लिखवा सकता है। लेकिन अगर किताबों में से ही पढ़ना पड़ जाए बच्चे को,
फिर उसको गाइडेंस का क्या फायदा। सो हेयर कम्स द जॉब ऑफ अ मेंटोर और अ गुड गाइड। ऑप्शनल वो भी चुनना बहुत जरूरी है जिसमें आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, अगर आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि ये टॉपिक है, ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और इक्वालिटी हमने थोड़ा सा एमए की बुक में भी पढ़ा था, बीए की बुक में, तो इक्वालिटी कर लो। नो, दैट इज नॉट इक्वालिटी। हर ऑप्शनल का एक अपना इक्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, प्लेटो इज अ थिंकर। प्लेटो को आप फिलोसफी में भी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो, साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो। कार्ल मार्क्स, मार्क्स इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी में पढ़ते हो ऑप्शनल में मार्क्स को, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ते हो, फिलोसफर तो है ही, फिलोसफी ऑप्शनल में पढ़ते हो। गांधी हर ऑप्शनल में पढ़ते हो तकरीबन, गांधी तो। लेकिन इकोनॉमी का कार्ल मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस का कार्ल मार्क्स बहुत अलग होगा। सिमिलरली फिलोसफी का प्लेटो और पॉलिटिकल साइंस का प्लेटो बहुत अलग होगा। टॉपिक उसका वही होगा, मिथ ऑफ सोल्स। जो प्लेटो की मिथ ऑफ सोल्स है, थ्योरी है, या प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसका जो एनालिसिस है फिलोसफी ऑप्शनल का टीचर अलग तरीके से करेगा, पॉल साइंस ऑप्शनल का टीचर अलग तरीके से करेगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, ग्रीक हिस्ट्री में भी प्लेटो आपको पढ़ना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है। मैंने सिलेबस भी नहीं देखा हिस्ट्री का, क्योंकि 5-7 साल से मैंने हिस्ट्री खुद भी पढ़ाया नहीं है ऑप्शनल। सो देन योर बैकग्राउंड, डज इट मैटर? आई डोंट थिंक इट मैटर्स एट ऑल। देखो, बैकग्राउंड तब मैटर करता है अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा ही बहुत हो। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा से मतलब मैं कह रहा हूँ, आप आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग करी हुई है और आपने फिजिक्स को इतना ज्यादा पिया हुआ है, या आपने मैथमेटिक्स को इतना ज्यादा अच्छे से किया हुआ है कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं शकुंतला देवी की तरफ, देन यू शुड ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स। फिर तो आप मूर्ख होंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेंगे। अगर इतना ज्यादा अच्छा आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है कि आप एमफिल लेवल तक पढ़ा सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर योर ऑप्शनल्स। जैसे मेरी स्टूडेंट है अनीत, तो 5-6 साल तो उसको प्रैक्टिस करते हुए हो गए कॉर्पोरेट लॉ गुड़गांव में। अभी वो लास्ट ईयर उसने मेरे से कोचिंग ली है और लॉ ऑप्शनल से दे रही है वो इस बार, मेंस जो लिख रही है लॉ ऑप्शनल। सो लिखो, क्या दिक्कत है? अब एक बच्चा है तुम्हारी क्लास के, एक तो परवीन हो गई तुम्हारी क्लास की जो आपके जीएस में भी है लड़की, और एक पिछले साल का बच्चा हो गया नवकिरत। सो दे आर राइटिंग पंजाबी लिटरेचर एज एन ऑप्शनल। वो बोले सर मैंने बचपन से पंजाबी पढ़ी है और मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, व्याकरण व्याख्या वो सब चीजें मेरे कमांड में है। अब कुछ बच्चों को पंजाबी लिखनी मुसीबत लगती थी 10th में, या फिर हिंदी लिखनी मुसीबत लगती थी। शुड दे ऑप्ट फॉर हिंदी जस्ट बिकॉज हमने बचपन से किया है? नॉट एट ऑल। सो ये डिफरेंसेस यहाँ आते हैं। सो बैकग्राउंड मैटर्स रेयरली। इफ यू आर वेरी गुड इन योर बैकग्राउंड, अगर हिस्ट्री आपने जैसे ये शर्मा की तरह आपने AIR 1 की तरह पढ़ी है, आपने कोई किताब छोड़ी नहीं आपने, और उसको बार बार, एक बार नहीं बार बार, उसने कोई गाइडेंस थोड़ी ली होगी हिस्ट्री ऑप्शनल की, सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह लगाकर देखी होगी उसने, और उसी में उसको रिजल्ट पता लग गया होगा कि मैंने जो इतना 5 साल से 10 साल से जो मैं हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ रही थी, मुझे बचपन से हिस्ट्री इतनी पसंद थी, देन आई शुड ऑप्ट फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। देन आई एज ए टीचर विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग इट, क्योंकि मुझे तो फोटो मिलेगी ना। और तुम्हारी फोटो कब मिलेगी? जब तुम अपना बेस्ट दोगे। सो योर बेस्ट इज योर हिस्ट्री बिकॉज यू हैव बीन रीडिंग इट फ्रॉम दी चाइल्डहुड, उस लेवल का। उसको सारे हिस्टोरियंस के बारे में पता था, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, एंग्लिसिस्ट हिस्टोरियंस, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, सोशलिस्ट हिस्टोरियंस, हर क्रीड के हिस्टोरियंस के बारे में उस बंदी को पता था, है ना। क्रिटिकल हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस, जो इंडिया की, है ना, कोसाम्बी, डीडी कोसाम्बी वाली किताबों की बात कर रही थी वो अपनी इंटरव्यू में, ऐसी ऐसी बुक्स की बात कर रही थी, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स की जिनकी हम इज्जत करते हैं, तब तब वो सही है। अदरवाइज नो, डोंट फ्लर्ट विद डेंजर। स्टैटिक एंड डायनामिक, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर अगर करंट अफेयर्स आएंगे ऑप्शनल में तो वो गंदा है, तो वो खराब है। देखो, जो GS 2 और GS 3 है, GS 4 भी, इनफैक्ट GS 1 भी, ये सारा करंट अफेयर्स बेस्ड है। प्रीलिम्स इज ऑल करंट अफेयर्स। कैन यू क्लियर योर IAS एग्जाम विदाउट करंट अफेयर्स? नो। If your optional allows you to study current affairs, the same current affairs, then that optional is a very good optional, I feel. GS 2 के सारे जो मुद्दे हैं और IR के सारे मुद्दे, अगर आपका कोई ऑप्शनल कवर कर रहा है, सेम टीचर भी सेम पढ़ा रहा है,
भैया इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ के आईआर में और वहां के आईआर में थोड़ी फर्क हो जाएगा, सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वहां पर जुड़ जाएगा कि ये रियलिज्म है, ये आइडियलिज्म है, या ये लिबरलिज्म है, ये मार्क्सिज्म है, क्या है ये, एक सोच, एक आइडियोलॉजी, मानसिकता आपकी वहां पर जुड़ जाती है ऑप्शनल, सिर्फ ये फर्क होता है। सो करंट अफेयर्स वाला ऑप्शनल इज गुड, आई वुड से डायनामिक ऑप्शनल इज वेरी गुड, बिकॉज अल्टीमेटली बिना अखबार पढ़े आपका आईएएस नहीं होगा। ये लिखवा लीजिए। क्या जो हिंदी साहित्य वाले बच्चे हैं उन्होंने करंट अफेयर छोड़ दिया होगा? नहीं, उन्होंने भी उतना ही पढ़ा है जितना आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप वही चीज ऑप्शनल में भी प्रैक्टिस करेंगे और वही चीज जीएस में भी, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ऑप्शनल आपको इन सब क्राइटेरियाज पर लेना होता है। इन सब क्राइटेरियाज पर अगर आप देखें तो ऑप्शनल, और मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। सो इन जर्नल relevance 60%, 70% marks you can score in your optional. Comparison with GS में स्टैटिक रहते हैं 400, लेकिन ऑप्शनल में बहुत ज्यादा आ जाते हैं नंबर आपके, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज क्या है, कब स्टार्ट प्रिपेयर करना करें, एज सुन एज पॉसिबल, पैरेलली चलें और मजा आएगा। हाउ टू चूज, ये सारे मैंने फैक्टर्स बताए, सिलेक्शन, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, टाइम, नोट अवेलेबल। देखो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, जो मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, चाहे मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है आज से 6-7 साल पहले, चाहे मैं पॉलिटिकल साइंस अब पढ़ाता हूँ, मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं आया एक्सेप्ट फॉर द डायनामिक थिंग्स। डायनामिक मतलब जो अखबार में नई चीज आ रही है, और डायनामिक भी वो चीज मैंने डिस्कस कर दी जो पेपर में आ रही है, चाहे वो सेनकाकू आइलैंड हो, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मेरी मैंने बाद में देखा कि मेरी इंस्टा पर वो वीडियो डली हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर 1 महीना पहले, और तुम्हें भी मैंने क्लास में बहुत डिटेल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवाया है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि पॉल साइंस ऑप्शनल में नहीं आएगा? आएगा, देख लेना इस बार, 3 महीने बाद ही मेंस का पेपर है, तुम्हें दिख जाएगा कि पॉल साइंस ऑप्शनल में भी वही चीज आ रही है, करंट इशू है। तो ये चीज है, ये चीज के लिए मतलब कोई श्योर होता है, कोई नहीं होता टीचर, आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट। ये मेरा एक्सपीरियंस रुद्राक्ष शिवानी से पहले वाला है। इनफैक्ट रुद्राक्ष शिवानी को जो मैंने पढ़ाया था, हाँ पिछले से पिछले बैच में मैंने उनको ऑप्शनल कराया था, सो दे वर आल्सो स्केप्टिकल, बट ऑप्शनल अब जैसे कंटिन्यू, उनका भी मई में स्टार्ट हुआ था, मई जून में, और उनका भी 5 महीने चला था, तो अगस्त सितंबर में आपका मेंस आ जाता है। तो उन्होंने जब एक पोर्शन कंप्लीट किया, साथ ही मेंस आ गया, और उन्होंने उस साल का मेंस देखा कि यार जो ये करवा रहा है क्लास में वही चीज वहां पर आ रही है। So that adds to the trust factor, that adds to the advantage. सिलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको हर साल कम से कम 100-200 बच्चे पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट बनाकर दे सकता हूं जिनके सिलेक्शंस होते हैं। इस बार कम हुए होंगे, इस बार 125-150 हो गए होंगे, 100 के आसपास आंकड़ा हमेशा जाता ही जाता है एक अच्छे ऑप्शनल का। फिलहाल ऑप्शनल से रिलेटेड कोई डाउट, देन आई विल प्रोसीड टू व्हाट आई टीच इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कुछ बच्चों को वो भी, जैसे आरुषि वाज आस्किंग फॉर, यू आर आस्किंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, आई गेस यू आर आस्किंग अबाउट दैट थिंग। सो एनी डाउट अप टिल हियर, यहां तक कोई डाउट किसी को? यस, एनीवन ऑनलाइन? कैन यू पीपल हियर? या अनुराधा, कैन यू ऑल हियर? ओके, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए क्या है, वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का अलग से सेमिनार भी लूंगा 1-2 दिन में। मैं आपको एक रफ ओवरव्यू बता देता हूं। देखो, पीएसआईआर या हर ऑप्शनल में 4 पार्ट्स होते हैं। पेपर 1 पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 1 एंड पेपर 2 पार्ट 2। पेपर 1 पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 1, पेपर 2 पार्ट।
ठीक है, किसी भी ऑप्शन। अब मैं स्पेसिफिकली इस पर 10 मिनट लूंगा। एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीतिक विज्ञान व अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखो पेपर 1 पार्ट 1 में इसमें क्या है, इसमें थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं और थ्योरी है। थिंकर्स क्या होते हैं, यही सारे एथिक्स के GS1 वाले, GS4 वाले सेम थिंकर्स हैं, बिल्कुल सेम। मतलब ये वाले थिंकर्स ही आपको यहां पर पढ़ने होते हैं। दिस थिंग एब्सोल्युटली ओवरलैप्स विद योर GS, ये यहां पर काटा मैंने मार दिया। आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, कैपिटलिज्म, मर्केंटाइलिज्म, ये सारी चीजें। सो आइडियोलॉजीज एंड योर आइडियोलॉजीज सेम चीज है यहाँ पर। जो आप मार्क्सिज्म यहाँ पढ़ते हैं, सोशलिज्म यहाँ पढ़ते हैं, कम्युनिज्म यहाँ पढ़ते हैं, वही आपको वहां पर पढ़ना होता है, सेम चीज। फिर थ्योरी, थ्योरी में यहाँ पर इन डिटेल आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, प्रियम्बल में जितनी वैल्यूज लिखी हुई है ना, सॉवरेनिटी क्या है, यहाँ पर थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेसी, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म है ना आरएन, सो रिपब्लिक। सो नीचे भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये GS4 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सो द होल पेपर 1 पार्ट 1 ओवरलैप्स विद योर GS। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, यहाँ पर जो टर्म्स हैं, यहाँ की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां पर भी, यहाँ पर भी। तो ये तो हो गया थ्योरी का पेपर 1 पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं अपने प्रेपरेशन का जो मैं करवाता हूं आपको, देखो आइडियली इनके मार्क्स क्या आएंगे, 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये, 125, 125, 125, 125, 500। लेकिन इसको मैं कम से कम आपकी प्रेपरेशन का 60% टाइम देता हूं। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं 100 लेक्चर लूंगा तो 60 लेक्चर में सिर्फ इस पार्ट के। आपको लगेगा कि यार ये तो खत्म ही नहीं होने में आ रहा, लेकिन जब मैंने एक बार बेस बना दिया ना इसका, तो बाकी सारी चीजें ऐसे ऐसे होती रहेंगी। क्योंकि IR में भी मतलब यही कॉन्सेप्ट फिर आगे आके आपके रिपीट होते हैं। अगर आपको आइडियोलॉजीज आपको क्लियर हो जाती हैं, मार्क्सिस्ट और लिबरलिज्म आपको या फेमिनिज्म आपको क्लियर हो जाता है, तो कल को जब मैं पेपर 2 पार्ट 1 में फॉरेन पॉलिसी में करवाऊंगा कि रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, तो मुझे लिबरलिज्म रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मेरा एज इट इज वही चीजें यहां पर कंटिन्यू हो जाएंगी। आइडियलिज्म और रियलिज्म होता है ना, वो आप फॉरेन पॉलिसी में भी लगा सकते हैं, जैसे रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन फॉरेन पॉलिसी। इफ यू कंसिडर फॉरेन पॉलिसी टू बी एथिकल, इट मींस यू आर एन आइडियलिस्ट। गांधी ने लेटर लिखा था हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कि भैया वॉर बंद कर दो। सोचो गांधी जी के प्रेम पत्र से क्या हिटलर भावुक हो जाएगा? नहीं होगा ना, अनलेस उसका 370 वाला कुछ चक्कर, हाँ तब तक वो भावुक नहीं होगा। अदरवाइज वो ही विल नॉट कंसिडर, बिकॉज ही इज अ रियलिस्ट। अंडर रियलिज्म यू आर इधर एट वॉर और अंडर प्रेपरेशन ऑफ वॉर। देयर इज नथिंग एज परपेचुअल पीस। पीस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये तो सब गांधीज्म था, आइडियलिज्म जिसके, है ना। तो वो बहुत डिफरेंस है उसमें। सच बोलो, कौन सा सच बोलो भैया? नो सच, देयर इज नो सच। हाँ, देयर इज नो ट्रूथ। ये एथिक्स में पढ़ेंगे दैट नथिंग इज ट्रू। कई बार झूठ भी अच्छा होता है सच से। कई बार आप DM बनेंगे, आपको लोगों को पैसिफाई करने के लिए, किसान आपको पीटने आ रहे हैं, आग लगाने आ रहे हैं, आपको पैसिफाई कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें मुआवजा अगले हफ्ते तक दिलवाऊंगा, वो झूठ बोला है आपने। तुम्हें पता है कि सरकार के खजाने खाली हैं, ये 7 साल तक नहीं तुम्हें मिलेगी मुआवजा, लेकिन तुम्हें अगले हफ्ते मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें घर भेजना है शांति से। और वो झूठ बोलकर मैंने क्या किया, बहुत सारी जानें बचा ली। सो ट्रुथ इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ अ सिविल सर्वेंट। स्मार्टनेस,
क्राउड की आइडियोलॉजी को समझ ले। तो ये सारी आइडियोलॉजीज यहाँ है। पेपर 1 पार्ट 2, इसका नाम ही क्या है? इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। ये सारा का सारा आपका GS2 लक्ष्मी ये वाले पोर्शन के साथ ओवरलैप करता है। हाँ, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करते हैं, वो यहां पूछा जा सकता है प्री में या मेंस में शायद पूछा जाए। यहां पर क्या पूछा जाएगा जो आप एक्चुअली में मेरे साथ डिस्कस करते हो क्लास में? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंफ्लिक्ट बिटवीन द राइट्स एंड स्टेट, DSPs और FRs का कंफ्लिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है आप सबकी जिंदगी में। He will not ask you eligibility of Supreme Court judge in this, यहाँ पर पेपर 1 पार्ट 2 में। What he will ask you is what we actually discuss in current affairs every day। जो हम डिस्कस करते हैं वो चीजें आपको पूछ लेगा। 10 नंबर का दे देगा, लिख देगा कैग, लिख दिया, एक बस गुब्बारा छोड़ दिया कैग। उसको अब आपने खुद समझना है, खुद लिखना है। कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर फलाना फलाना आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैग अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमी है, देश के पर्सेस को संभालता है, पब्लिक मनी को संभालता है। अगर कैग ना हो तो लुट जाए देश। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज टोल्ड बाय BR अम्बेडकर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कैग पर? कैग इज नॉट अ मुनीम जी। कैग ऑल्सो हैज टू सी, ये नहीं कैग देखेगा सिर्फ कि किसी स्कीम पर आपने 100 रुपए लगा दिए, ये भी देखेगा कि उस स्कीम पर आपने 100 रुपए लगाए, उसका एक्चुअली बेनिफिट लोगों को हुआ या नहीं हुआ, या वो 100 बर्बादी हो गए। खाता लेना क्या होता है? किसी का अकाउंट लेना, कि तुमने 100 रुपए डलवा दिए और वो 100 आ गए, या वो स्कीम के लिए। अब अगर तुम वो CFLE अगर तुम 2000 रुपए की खरीद रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला क्या था जो कैग ने निकाला था? टिश्यू पेपर का 2-2 हजार रुपया लगाया हुआ था। नाक पोंछने वाला टिश्यू पेपर होता है ना, उसका 2-2 हजार रुपया लगाया हुआ था। टॉयलेट पेपर 50,000 का। ऐसे हाँ, बिस्लेरी की बोतल 10-10 हजार की। ऐसा लग रहा है वो पिताजी मंगवा रहे हैं स्विट्जरलैंड से। पिताजी यू ऑल नो, पिताजी तो वो मंगवा रहे हैं ऐसा लग रहा है ना? या आसाराम के लिए स्पेशल आई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सब मुद्दे वही हैं। पार्टी सिस्टम, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्वालिफाई कैसे करती है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे कराता है। यहाँ पर आपको ये पता होना होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है? 1 पार्टी मेजोरिटी कांग्रेस रूल आजादी से, फिर एक बार बीच में टूट गया जब कांग्रेस की हेजीमनी बिगड़ गई, इमरजेंसी लगाई, तब कांग्रेस सिस्टम टूटा, लेकिन फिर से आ गया। फिर 84 के दंगे हुए, इंदिरा गांधी मरी, लेकिन राजीव गांधी तक कांग्रेस सिस्टम रहा। फिर कोलिजन एरा आ गया, अनस्टेबल कोलिजन, 10 साल में 13 प्रधानमंत्री आपके बने। फिर स्टेबल कोलिजन एरा आ गया जब वाजपेयी ने और मनमोहन ने सरकारें कंप्लीट करी, 5 साल 15 साल। अब 1 पार्टी मेजोरिटी स्टेबल सिस्टम, 2 साल से मोदी जी टिके हुए हैं और आगे भी उम्मीद है, ठीक है ना? तो ये सारा इसका पार्ट होता है। सेम आपका लक्ष्मीकांत वाले हैं, लेकिन मुद्दे कौन से होंगे? करंट वाले, जो हम क्लास में डिस्कस एक्चुअली किया करते हैं। और एक्चुअली इस बार प्री में भी क्या आया है? यस, लक्ष्मीकांत में ही आई। जो हम वैसे डिस्कस किया करते थे उस चीज में से ज्यादा चीजें आई हैं। समझ में आ रहा है? वो चीजें ज्यादा आ रही। सो यस, और फिर इसमें से जो ये वाला पार्ट है थ्योरी वाला, इसमें बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने प्रीलिम से भी पूछी थी, हर साल पूछते हैं। व्हाट इज लिबर्टी इन इंडिया? याद करो मैंने क्या बताया था, लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस। तो जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी की बात करूंगा, थॉमस हॉब्स की, जॉन लॉक की बात करूंगा, वही चीज इन्होंने कहा पूछ लिया आपको प्रीलिम में। सो सेम पॉलिटिकल थ्योरी से। पेपर 2 पार्ट 1 इज योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। याद करो जब मैंने IR का उस दिन वो एक लेक्चर दिया था, स्टार्टिंग ही मैंने कहां से करी थी? वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। आई डिड नॉट डिस्कस इंडिया दैट डे। I discussed what is happening in America, what is happening in Europe, Africa, China, Middle East में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है. That is world politics. I talked about not just globalization but deglobalization of Donald Trump. Deglobalization.
वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एलपीजी, कोल्ड वॉर, ये सारा का सारा आपका आईआर है, सारा का सारा, प्लस सारा का सारा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के कोल्ड वॉर और नैम वाले जो पोर्शन है, ये सारा का सारा ओवरलैप कर रहा है, एवरीथिंग. सो दिस इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स, या इंडियाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. यहां पर आई विल एक्सप्लोर इंडियाज रिलेशंस विद वर्ल्ड सुपर पावर्स एंड द रिलेशंस अमंग्स वर्ल्ड सुपर पावर्स. चाइना और अमेरिका में क्या हो रहा है, यूक्रेन, रशिया, नेटो, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ वर्ल्ड, आर्म्स ट्रीटीज, क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये सारे मुद्दे जो यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे, ये सारा का सारा GS2 में मुझे करवाना ही करवाना है. तो अगर मैं यहां से चीजें काटूं कि मेरे ऑप्शनल में क्या क्या चीजें आ रही हैं, यस वर्ल्ड हिस्ट्री एब्सोल्युटली कवर कर रहा है. मैं भी वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताऊंगा, लीग ऑफ नेशंस के बारे में बताऊंगा, UN कैसे बना ये सारा बताऊंगा, कोल्ड वॉर बताऊंगा, नैम बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं PSIR में डिस्कस करूंगा पेपर 2 में. देन आइडियोलॉजी इज एब्सोल्युटली इंडियन हिस्ट्री, जो ये इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है ना, इसमें एक थीम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये सारा का सारा ओवरलैप यहां पर करता है. पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब है जी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री. मॉडर्न इंडिया में भी भारत ने आजादी की लड़ाई जंग लड़ी. कुछ लोग गांधी को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं. यहां पर तुम लोग बुरा नहीं बोलोगे गांधी को, जो GS1 है, यू विल नॉट से गांधी वाज बैड, बट पॉलिटिकल साइंस में कुछ कुछ गांधी की बुराइयां शुरू करने में तुम्हें सिखाऊंगा. हाँ कुछ कुछ, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ गांधी की बुराइयां मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा. सो दिस अगेन मॉडर्न वाला पार्ट ओवरलैप्स विद योर PSIR. अब मैं ऐसे ही नहीं फेंकता रहूंगा कि यार एंशिएंट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. मडीवल और वो एंशिएंट नहीं पढ़ना होता PSIR में. यहां पर जो जियोपॉलिटिक्स वाला पार्ट है, ये एब्सोल्युटली इज योर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये सारा IR है ये, और ये इनफैक्ट इनकी एक ही तैयारी है. ये ज्योग्राफी वाला अलग से नहीं करवाया. अगर वो करवाता भी है तो उससे मैं छीन लेता हूँ कि सर ये तो मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझसे अच्छा नहीं वो करवाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपने बच्चों के लिए. सो ये वाला पार्ट इट ओवरलैप्स सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज इन योर IGP, इट अगेन ओवरलैप्स देयर. सारे आपको करंट एग्जांपल्स देने पड़ेंगे इंडिया के. आप अगर प्लेटो की बात भी करेंगे तो प्लेटो के एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, जैसे यहाँ पढ़ते हैं प्लेटो के एथिक्स, तो यहाँ पर भी प्लेटो के एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. आज के एग्जाम्पल तो इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, इतना सारा ये हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है देश में, है ना, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ रहे हैं देश में, ये सारी चीजें, सारे इश्यूज सोशल जस्टिस के यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आएंगे IGP में. This paper I already told you, this whole complete overlaps with your PSIR. ये complete political science overlap होगा. अब इसमें क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में you don't read the current economics in my PSIR, but the LPG reforms post independence, इसमें एक post independence history भी होती है, वो लिखनी भूल गया, वो भी सारा PSIR है. लैंड रिफॉर्म्स जो आपके हुए, LPG रिफॉर्म्स हुए आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो देश में हो रही है, करंट हैपनिंग्स हो रही हैं जो आपके देश में, ये सारा का सारा पॉल साइंस में भी पूछा जाएगा और GS3 में भी. फार्म पर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था सोशल इश्यूज में. एक यहाँ पर एक थीम है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया. व्हाट इज अ सोशल मूवमेंट? सोसाइटी में कोई मूवमेंट हो यार, कोई हैपनिंग हो. सो सोशल मूवमेंट मींस देयर इज अ लॉस. एंड व्हाट इज द लॉस? व्हाट इज द लॉस इन सोशल मूवमेंट? LOSS. एवरी सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट में जो समाज में हलचल हो रही है, देयर इज अ लॉस. लेट अस से लीडर, ऑब्जेक्टिव, सोशल बेस एंड स्ट्रेटजी. ये चार चीजें होती हैं एक सोशल मूवमेंट. किसान आंदोलन में लीडर कौन था? टिकैत मान लो, या बैंस या टिकैत, व्हाटएवर. ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 कानूनों को गिराना. स्ट्रेटजी क्या थी? सिंघू बॉर्डर पे धरना. सोशल बेस क्या था? रूरल फार्मर्स. इंडियन नेशनल मूवमेंट, व्हाट वाज द लीडर? L. गांधी. लेट अस से गांधी. वैसे लीडरशिप केप्ट ऑन चेंजिंग. लेट अस से गांधी. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? फ्रीडम ऑफ इंडिया. व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? सत्याग्रह.
नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, वायलेंस भी थी कई जगह। फिर व्हाट वाज द सोशल बेस? ऑल ऑफ इंडिया, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, गांधी ने सब ले लिए थे अपने फोल्ड में। अन्ना हजारे वाली मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2012, हु वाज द लीडर? किया तो वही होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? लोकपाल बिल पास होना। सोशल बेस क्या था? दिल्ली का यूथ, दिल्ली का यूथ था उस टाइम, मुझे भी याद है, मैं भी वो टोपी पहन कर गया था, मुझे चाहिए स्वराज। हाँ, वो 10-10 रुपए की जो मिल रही थी, वो ब्लैक होने लग जाती है ना दिल्ली में हर चीज। जैसे 2 रुपए की स्टार्ट, 10 की 5 से स्टार्ट हुए, फिर 10 की 1 पर आ गए थे। और हम एकदम निठल्ले हुआ करते थे वहां, पैसे नहीं हुआ करते थे, बोले यार फोटो खिंचवाने के लिए 5 दोस्त हैं, एक ही टोपी ले लो। तो यही हुआ। तो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? जंतर मंतर, याद है जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे? चलो नहीं होगा 2012 का याद, मतलब आधी उम्र है आपकी तो, है ना? 20 साल के आप सारे ही हो, 10 साल पुरानी चीज तो मतलब आप 10 ही साल के हुए, क्या ही याद होगा आप। और और कोई मूवमेंट बोलो, उसका लॉस एनालिसिस करते हैं, कोई भी मूवमेंट। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, माओज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारा हिस्ट्री में आएगा। हर मूवमेंट का लॉस एनालिसिस कर सकते हो। सिद्धू मूसेवाला के लिए मान लो कोई उसका फॉलोअर बहुत तगड़ा एक कैंडल मार्च चला दे, चला है चंडीगढ़ में, कि उसके हत्यारों को पकड़ो। लीडर कौन होगा? वो जो उसका दोस्त होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसको जस्टिस दिलाना। स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैंडल मार्च। सोशल बेस क्या होगा? उसके फैंस, हिप हॉप ऑडियंस, सिद्धू मूसेवाले के ऑडियंस सारे, जट का मुकाबला, एवरीथिंग। दैट्स अ वेरी ट्रैजिक लॉस एक्चुअली वर्ल्ड का। 30 साल का बंदा है यार बेचारा, है ना, पॉलिटिक्स में मारा गया। सो एवरी मूवमेंट एज अ, तो यार ये सब सोशल मूवमेंट्स क्या है? आपका सारा आईआर का पार्ट है, जो यहाँ पर होती है। रिफॉर्म्स जितने हैं सारे, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीएसआईआर। एग्रीकल्चर से आ गया क्वेश्चन, स्कीम से आ गया क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट नक्सलिज्म, व्हाट अबाउट टेररिज्म, व्हाट अबाउट साइबर क्राइम्स, व्हाट अबाउट विमेन, फेमिनिज्म में, ये सारा आपका इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है, जीएसपी वाला सारा पोर्शन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कुछ नहीं आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ नहीं आएगा, एथिक्स आई वुड से, इसका गवर्नेंस, इसका थिंकर, इसका थ्योरी, ये तीनों पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अगर मैं एसए की बात करता हूं, देखो, अगर आपका राहु और केतु का जो अच्छा चल रहा है ना, अगर समीकरण अच्छा बन रहा हो, तो आपको आईआर का एक एसे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 2019 में बच्चों को क्या आ गया था? नैम, रेलिवेंस ऑफ नैम। मेरे बच्चों ने तो छलांग लगा दी थी, मतलब कूद गए थे वो तो उस पर, एसे पर, मतलब फोड़ कर आए थे वो, फोड़ कर, लिटरली फोड़ कर आए थे। यार नैम पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले ने पढ़ा दिया पहले, उसके बाद 1 महीना मैं यहाँ जान खाता रहा तुम्हारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, नैम नैम नैम, इंडिया एंड इट्स रिलेशंस में नैम नैम नैम। जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा, नेहरू से लेकर मोदी, तो नेहरू में क्या डिस्कस करूंगा? नैम। और 125 नंबर का अगर ऐसे आ गया, मजे आ गए। सोशल मीडिया, येलो जर्नलिज्म, सोशल मीडिया एज अ सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन, ये सारा मेरा आईआर का, ये पीएसआईआर का डिस्कस किया हुआ टॉपिक है। सोशल मीडिया, मीडिया एथिक्स पर, येलो जर्नलिज्म पर, दैट इज अगेन योर पॉलिटिकल साइंस। और लिबर्टी और इक्वालिटी में एक ऐसे आया था। आजकल फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, गांधी की कोट दे दी, एरिस्टोटल की कोट दे दी, जॉन रॉल्स की कोई कोट दे दी। ये एथिक्स सारा ही थिंकर्स वाला पोर्शन जो थ्योरी वाला है, दिस ऑल पॉलिटिकल साइंस। This is why I usually recommend that PSIR is a very good optional. It will never go out of trend unless GS 1 2 3 4 चेंज हो जाए। अगर GS 1 2 3 4 नहीं बदलते, तब पॉलिटिकल साइंस रेलिवेंस में रहेगा ही रहेगा। Now let us compare the other optionals. देखो, पबैड हैज कंट्रीब्यूटेड यहाँ का गवर्नेंस वाला इशू, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आफ्टर यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और यहाँ पर एक तो केस स्टडीज में काम देगा पबैड, और यहाँ पर काम देगा जीएस2 में काम देगा, और कहीं भी काम नहीं देगा, गवर्नेंस एंड केस स्टडीज। लेकिन ये उस लेवल की नहीं होती कि आपको डीसी की पावर्स बताऊं, आपको सरपंच की पावर्स बताऊं, आपको सारे रूल्स रटे हूं, वो सब, या एआरसी की रिकमेंडेशन रटी हूं, इतना आपने नहीं करना होता है। और वैसे भी आउट ऑफ ट्रेंड है।
Sociology, it will help you in the social issues of essay. It will also help you in the issues, social issues like हाँ, इंडियन सोसाइटी वाला जो यहाँ पार्ट आता है, यहाँ सोशो हेल्प करेगा, यहाँ पर कुछ खास हेल्प नहीं करेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स में विमेंस इश्यूज वगैरह में आप स्कीम्स डाल लेते हो, वो करंट अफेयर्स ही है। यहाँ पर कुछ सोशल थिंकर्स हैं, पर यहाँ पर जो थिंकर्स मैं पढ़ाता हूँ ना, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही हम पढ़ाया करते। दीज आर ethical thinkers, but we take their political view more. We don't take a socialist or generic view. Rawls theory of justice is taught in political science, और वही चीज उसने यहाँ पर सीधा 10 नंबर में गांधीज 7 sins, साइंस विदाउट वो ह्यूमैनिटी एंड, है ना, वो जो उसके थे हार्ड वर्क विदाउट, मतलब वो जो गांधी 7 sins, वो थ्योरी जो गांधी जी की गांधीज्म पर, वो सारी चीज, या टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क, ऐसी ऐसी कोई वो थ्योरी थी, वो सारा का सारा उस टाइम करंट में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। सो कार्ल मार्क्स, ऑल दोज थिंकर्स, एथिकल थिंकर्स आर नथिंग बट योर पॉलिटिकल थिंकर्स। पबैड में भी आता है गांधी, बट गांधी का वो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू है, वो बहुत कम है। वेबर वगैरह आता है पबैड में, जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी, वो इतनी आपको नहीं पूछी जाती यहाँ पर। वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक बार क्वेश्चन आया है 10 नंबर का, बट इतना रेलिवेंट नहीं है। हिस्ट्री आपका सिर्फ यहाँ हेल्प करेगा आपको, लेकिन इतना डीप आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वैल्यू फॉर मनी नहीं होता इतना पढ़ना हिस्ट्री का। सिमिलरली, और एंथ्रो डजंट हेल्प मच, थोड़ा सा कल्चर वल्चर के लिए हेल्प करता है। सो और हिंदी लिटरेचर एब्सोल्युटली नॉट। और कोई सब्जेक्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। जियोग्राफी आपका यहाँ पर हेल्प करेगा। जियोपॉलिटिक्स तो आपको वैसे भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में इतना नहीं पूछा जा रहा। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में यहाँ पर वो हेल्प आपको कर देगा, और कोई चीज ओवरलैप नहीं हो रही। सो आप क्या करें, आप एक घर पर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, मेक अ ग्राफ। पॉलिटिकल साइंस के 4 कंपोनेंट्स देखें, इफ यू रियली वांट टू चूज इट, एंड देन कीप ऑन क्रॉसिंग इट। दिस सेम वीडियो मैं हर साल बनाता हूं अपना ऑप्शनल स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज व्हेन आई इंट्रोड्यूस माय ऑप्शनल, आई विल हैव टू टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू कम फॉर यू पीपल। फिर आपका अपना स्टांस है। हिंदी, अब हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं देखो, वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक और अच्छा ऑप्शन है, हिंदी साहित्य। क्योंकि हिंदी साहित्य वाले जो लोग हैं, वो लोग, तुम तो हिंदी मीडियम की नहीं हो आरुषि? हाँ, तो मुझे लगा तुम नोट कर रही हो ये चीजें। देखो, जो हिंदी साहित्य है, रवि सिहाग हो गया, एक दो और बच्चों के मुझे नाम पता है, इस बार उन्होंने हिंदी साहित्य से टॉप करा है। 18 रैंक आया है, पिछली बार 200 कुछ रैंक आया था। बट हिंदी में अपने आप ही सिलेक्शंस थोड़े से एवरेज या मीडियोकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? हिंदी में एक तो अच्छे सोर्सेज नहीं आपको मिलते, अखबार नहीं है अच्छे हिंदी मीडियम के, बहुत सारे इश्यूज होते हैं हिंदी मीडियम के साथ। तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा टोज पर रहना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वालों को एज इसलिए होता है बिकॉज बेसिक टर्मिनोलॉजी जो सारी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। किताबें, मैं पॉलिटी की 10 किताबें अंग्रेजी की दे सकता हूँ, सिर्फ उनकी एक मीडियोकर सी ट्रांसलेशन आपको मात्र हिंदी में मिलेगी। कोई हिंदी साहित्यकार ऐसा अच्छा नहीं है, या कोई राजनीतिक वैज्ञानिक हिंदी माध्यम का ऐसा अच्छा नहीं है जिसने इंडिपेंडेंटली एक किताब लिख दी। सब हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं, दे आर ओनली अ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो दिस इज द मेन इशू विद हिंदी। प्लस सोर्सेज, दैनिक भास्कर, जागरण, जनसत्ता है, इससे ज्यादा नहीं है। अंग्रेजी में जो अखबार हैं बहुत ही उम्दा है। द हिंदू, एक्सप्रेस, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। डेक्कन हेराल्ड, इंटरव्यूज में जाते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स इस बार ये बता रहा था, किसी ने बताया मुझे, रुद्राक्ष ने, मैंने पहले कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया। मैं तो हिंदू एक्सप्रेस करता हूं मैं इंटरव्यूज के टाइम। आई डोंट प्रिस्क्राइब यूजुअली इकोनॉमिक टाइम्स, बट देन रुद्राक्ष सेड वो टॉपर है, मैं तो नहीं बना, वो तो बना है, वो अफसर है, तो अफसर की बात मान लेना ठीक रहता है। इस बार मैं भी स्टार्ट करूंगा, अब जो इंटरव्यूज के आएंगे तो मैं भी I'll see what is the difference. If I don't find any difference, then I will not. तो ये वाली चीज है। I hope you have no doubt now. एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी में ना आपको ह्यूमन लाइफ साइंसेस के बारे में, वो थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट होगा कि आपका एवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, आप अर्ली मैन थे, अर्ली वुमैन थे, तो है ना, वो सारी चीजें होगी, है ना, किस तरह से कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर हैं। फिर रेस के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाएगा। सोशियोलॉजी में क्या बताया जाएगा? बहुत सारा डीप की फैमिली किस तरह
फैमिली कितने तरह की होती है, फादर से रिलेशंस, पैट्रियार्की क्या होती है, वो सारी चीजें हैं। देखो वैसे ये मुद्दे ओवरलैप करते हैं, बट क्या एग्जैक्टली वो चीजें आपको पूछी जाती हैं कि फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? यू डोंट नीड टू स्टडी दैट इन जीएस ना, कि फैमिली कैसे इम्पैक्ट करती है। हाँ, एथिक्स में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाउ डज फैमिली हेल्प टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। फैमिली में अगर गाली गलौज सुन रहे हो, घर में मिलती निंदा चुगली, सत्संग मिले बिहारी से, अब घर कैसे मैं जाऊं, मेरी प्रीत लगी बिहारी से, कृष्ण जी से, बिहारी कृष्ण जी को बोलते हैं ना। तो वहां पर होता है कि फैमिली कैसे हेल्प करता है आपकी वैल्यूज को एनरिच करने में, विद्यापीठ कैसे हेल्प करता है आपकी वैल्यूज ग्रेडिंग करने में या डिग्रेड करने में। पर्ची बना लो, सर तो हमें सिखाते हैं पर्ची बनाने के लिए, है ना, पेपर लीक करवा दो, है ना, ऐसे सर तो ये चीजें सिखा रहे, तो वैल्यूज अच्छी नहीं आ रही विद्यापीठ में आप बच्चों की। तो ये सब चीजें, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, family as an institution and society as an institution, how does it help in inculcating values? तो ये थोड़ा सा है वहां का, बट इतना ज्यादा मुझे, आई हैव नेवर बीन कन्विंस्ड एक्चुअली। I myself chose this optional with history. Why? Because it was overlapping heavily. You know, I prepared for this. That is why I could prepare for this. और I prepared for this. इस बार रुद्राक्ष का क्या हुआ था जब वो डिप्रेशन में था? He forgot to prepare, या forgot क्या, he did not have time to prepare this paper. लेकिन क्योंकि उसके ये वाले मोती दान किए हुए थे, इसलिए उसको यहाँ 250 नंबर में हेल्प मिल गई, बच गया वो। और उसको मैंने तरीका बताया हुआ था कैसे करना है। मतलब जब एंड में जब आप आओगे ना रोते रोते कि सर अब क्या करें, महीना रह गया, सर पे कफन बांध दूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा एक तो अजय देवगन की तरह वो खोलो पैकेट और, है ना, जुबा केसरी करो पहले तो, ताकि आप सो मत, जागते रहो, है ना। तो एक तो वो कर लो आप, दूसरा आप सर पे कफन बांध लो, फूल और कांटे में जो अजय देवगन 2 मोटरसाइकिल पर चढ़ के आ रहा था, है ना, परिंदा बनकर, तो आप वैसे कर लो। तब फिर मैं आपको एक गुड़ दूंगा कि देख भाई, कुछ नहीं है, इंडिया अमेरिका तुझे यहाँ मैंने पढ़ाया था। बोला हाँ सर पढ़ाया था, मुझे याद है। वो तो नहीं भूला ना, 10 साल से वैसे ही संबंध है, कुछ फर्क आए हैं, ट्रम्प और बाइडेन में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, अदरवाइज मोस्टली सेम है। अमेरिका से तो दूर भागता जा रहा है। तो 1 घंटे पर जो मैंने वो सारी क्लास यहाँ ली, उसमें बस फिर वो एक एंड में उसको एक एक वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार ये तो सारा पेपर मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ। तो दैट रियली हेल्प्स इन योर सिलेक्शन आई फील। एंड मैं शिवानी को भी लेकर आऊंगा, 15 को उसने हरिद्वार से आना था, शी इज एट योग ग्राम। तो कुछ बॉडी में उनको कुछ मतलब यूपीएससी ने रेकमेंड किया होगा, हर बच्चे को करता है, आपको भी करेगा, आपके सारे टेस्ट वेस्ट ठीक आने चाहिए। देखो 2 बंदों के इंसान में टेस्ट वेस्ट सारे ठीक आने चाहिए, एक जिसको फांसी लगने जा रही हो उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए, मैंने बताया, बिकॉज इवन द प्रिजनर्स हैव द ह्यूमन राइट्स। अगर आपका बीपी शुगर है तो आपको फांसी नहीं होती यूजुअली, पहले ठीक करो फिर होगी। तो वो वाली चीज है, और फिर यूपीएससी में जब आप क्लियर कर लेते हैं, जब आप आईएएस बन जाते हैं, तो आपको नौकरी देने से पहले वो इंश्योर करते हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो शी इज गॉन टू दैट रिहैब सेंटर बाबा रामदेव वाले योगग्राम में। या व्हेन शी विल रिटर्न, आई विल डेफिनेटली आस्क हर टू एड्रेस यू पीपल जस्ट एज रुद्राक्ष। कहाँ ये फिट होगा, इसके टेस्ट ठीक आए होंगे। हाँ उनका कुछ कोई बॉडी में एलिमेंट आया होगा मे बी, सो शी हैज गॉन टू बैलेंस दोज, है ना, वो वाली चीज, ये वाली चीज हो सकती है। आप मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्स, बट यस शी विल बी कमिंग हियर। जैसे ही वो चंडीगढ़ आएगी तो वो यहाँ भी आएगी, पंचकुला रहती है वो, तो रास्ते में वो यहाँ रुक कर जाएगी। फाइन। एनी डाउट इफ यू हैव नाउ रिगार्डिंग दी प्रेपरेशन फॉर योर ऑप्शनल, मतलब एनी डाउट फिलहाल कि ये कैसे करें, ये कैसे करें? यस ऑनलाइन पीपल। Okay, Ishika, are your doubts clear? Because you specifically came to me for optional. Have I cleaned a little bit of air? Ishika. All right. And what about you, Prashant, Kuldeep, Pavan, Pushpa Kumari, Satnam, everyone? चलिए ठीक है, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलते हैं फिर। थैंक यू।